नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकाई 12 जिसका नाम है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, इसके थ्योरी पोर्शन का अध्ययन करेंगे। यदि आप लोगों ने इससे पूर्व के वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में इकाई 12 क्षेत्रमिति के थ्योरी पोर्शन को। तो इसमें देखिए, थ्योरी पोर्शन के पहले पॉइंट में आपको कहा गया है आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल मतलब जो आयताकार आकृति होती है उनका क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है। ठीक है। अब अगले पॉइंट में कहा गया है आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई कर लीजिए, उसका दूना कर दीजिए, वही होगा आयत का परिमाप। अब आगे कहा गया है आपको वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर, एक कोई भी भुजा आप ले लीजिए उसका स्क्वायर कर दीजिए, वह वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा 4 इंटू एक भुजा, कोई भी भुजा ले लीजिए। ठीक है। अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है, एक डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर के। इन आंकड़ों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर के। इसी प्रकार 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर के। और 1 एयर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर के। ठीक है। और 1 हेक्टेयर बराबर होता है 100 गुणे 100 मीटर स्क्वायर के, या इसे यूं कह लीजिए कि 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है। आगे कहा गया है आप लोगों को परस्पर काटने वाले मार्गों का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल मार्ग के क्षेत्रफल के योग में से घटा देते हैं। इसमें क्या कहा गया, आइए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक आकृति ड्रा कर ली है। तो देखिएगा, यह है एक आयताकार क्षेत्र है। ठीक है। इस आयताकार क्षेत्र में मान लीजिए एक इस प्रकार से मार्ग निकला हुआ है। ठीक है। एक रास्ता इस प्रकार से जाता है, एक मार्ग इस प्रकार से जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला मार्ग, ये वाला क्षेत्र जो है दोनों में आ रहा है। तो ये आपको कहा गया है कि जो काटने वाले मार्ग होते हैं उनका क्षेत्रफल के ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। जो ये कॉमन है इसके क्षेत्रफल को इसके क्षेत्रफल में से घटा देते हैं। यही इस पॉइंट में कहा गया था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, अगले पॉइंट में आपको कहा गया है त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। कोई भी त्रिभुजाकार क्षेत्र हो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। ठीक है। एक आधार मतलब आधार ले लीजिए और उसकी संगत ऊंचाई ले लीजिए, वह त्रिभुजाकार क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगले पॉइंट में कहा गया है त्रिभुजाकार क्षेत्रफल का आधार यानी यहीं से 75 कर लीजिए। तो यहाँ पर जब 75 करेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गुणे त्रिभुजाकार क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा और बटे संगत ऊंचाई हो जाएगी। इसी प्रकार आप लोगों को त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना हो तो 2 गुणे त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल और बटे संगत आधार हो जाएगा। ठीक है। अब अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं आपको कहा गया है समांतर चतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। समांतर चतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर चतुर्भुज की एक भुजा गुणे उस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब। तो इस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पर आपको किताब में एक आकृति दी गई है, देखिएगा समांतर चतुर्भुज है। इसमें देखिए आपको क्या कहा गया था, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है समांतर चतुर्भुज की एक भुजा। तो कोई भी भुजा आप ले लीजिए, इसमें से कोई भुजा ले सकते हैं और गुणे उस भुजा पर जो भुजा आप ले रहे हैं उस भुजा पर सम्मुख शीर्ष, यानी यहाँ पर मान लीजिए हम बीसी भुजा को ले लेते हैं। तो इस पर सम्मुख भुजा से यानी ए वाली भुजा पर से देख रहे हैं कि जो डाला गया लंब है इसकी लंबाई जब आप ले लेंगे और समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और इसकी लंबाई का जब आप गुणा करेंगे तो आप लोग समांतर चतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, अगले पॉइंट पे आपको कहा गया है समांतर चतुर्भुज की जिस भुजा पर लंब डाला जाता है उसे आधार कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई ये है एक समांतर चतुर्भुज है, इसको हम एक समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं और इसी भुजा से इस पर हम लंब डालते हैं, इसी भुजा पर इस पर लंब डालते हैं इस भुजा पर। तो इसको इस वाली भुजा पर हम लंब डालते हैं और इसी भुजा को हम आधार कहेंगे। अब अगले पॉइंट में आपको कहा गया है और आधार पर डाले गए लंब को उसकी संगत ऊंचाई कहते हैं। और जो इस आधार पर जो लंब हमने ये वाला डाला है इसको हम इसकी संगत ऊंचाई कहेंगे। ठीक है। अब अगले पॉइंट में कहा गया है समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होता है, समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई के बराबर। ठीक है। इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन हल करने में बड़ी मदद मिलेगी। अगले पॉइंट में कहा गया है समांतर चतुर्भुज का आधार जो होता है समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल और बटे ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है। एक फार्मूला याद कर लीजिए, उसी पर छात्र करके आप निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमने आधार ज्ञात किया है तो इसको इधर ले आए हैं, तो इसको इधर ले आए हैं तो क्या हो गया है यहाँ पर ये हो गया और ये गुणा में था इधर भाग में चला गया। यही प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं अगले पॉइंट में। देखिए, अगले पॉइंट में समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई जो है, जिससे हमने आपको बताया था कि पक्षांतर कर लीजिएगा, उसी प्रकार से यहाँ से ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे आधार हो जाएगा इसकी ऊंचाई। ठीक है। अब आगे कहा गया समचतुर्भुज में विकर्णों द्वारा बने चारों त्रिभुज जो होते हैं सर्वांगसम होते हैं। कैसे, आइए मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप अपनी किताब में देख सकते हैं एक समांतर चतुर्भुज आपको बताया गया। समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्णों को खींच दिया गया है। एक
विकर्ण है AC, दूसरा है BD, ठीक है। दोनों विकर्णों को खींचा गया तो आप देख सकते हैं दोनों विकर्णों द्वारा बन रहे हैं 4 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4। और ये चारों त्रिभुज के इसी चारों त्रिभुज के विषय में कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्णों द्वारा बने जो चारों त्रिभुज होते हैं सर्वांगसम होते हैं, यानी इस त्रिभुज को इस वाले पर रखेंगे तो ये पूरा पूरा ढक लेगा, ठीक है। तो यही पॉइंट भी कहा गया था। आशा करता हूँ समझ में आएगा। आप चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुणे विकर्णों द्वारा काटने पर बने एक समकोण त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। आप लोग इन फार्मूलों को याद रखिएगा। अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप लोगों को आधार और ऊंचाई दी रहेगी तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा, और जब आप लोगों को विकर्ण दिए रहेंगे तो उनका गुणनफल कर दीजिएगा, 1/2 से गुणा कर दीजिएगा, आपको समचतुर्भुज का मिल जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। अब अगले पॉइंट में आपको कहा गया है घनाभ में। एक घनाभ की आकृति पहले बना लेते हैं जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आकृति में हमने एक घनाभ बना लिया। आपको घनाभ में कहा गया 8 शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष क्या होते हैं? इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, इसी को हम शीर्ष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट 4 शीर्ष ऊपर हो गए, 4 शीर्ष नीचे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो आप देख सकते हैं 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। अगले में कहा गया 12 कोरे होती हैं, तो इन्हें हम कोर कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका नामांकन कर दे, यदि ABCD, तो ABCD जो AB है इसको एक कोर कहेंगे, और जो BC है एक कोर कहेंगे, CD को एक कोर कहेंगे, और AB को मतलब AD को हम एक कोर कहेंगे। तो इस प्रकार 4 कोर ये हो गए, ठीक है। तो 12 कोर आपको बताया गया है। तो 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर ये हो गया, 5 6 और 7 8 9 10 11 और 12। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 12 कोरें होती हैं। आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाकर देख लीजिएगा कि 12 कोरें होती हैं तो नहीं। 6 फलकें होती हैं। तो फलक किसे कहा गया है? जो ऊपर के एक आपको आयताकार आकृति दिख रही है इसको हम एक फलक कहते हैं, ठीक है। तो एक ये ऊपर वाली हो जाएगी, इसके नीचे एक फलक है, देख सकते हैं 2 हो जाएगी, ये वाली 3 हो जाएगी, ये चौथी हो जाएगी, और ये सामने वाली जो है ये 5 हो जाएगी। इसके पीछे वाली देखेंगे 6 फलक आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। और कहा गया है प्रत्येक फलक आयताकार होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फलक जो आपको दिया गया है ये आयताकार है। अब आगे कहा गया है ऊपरी फलक और निचला फलक सम्मुख फलक कहलाते हैं। जैसे ये वाला फलक है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला जो फलक है, इन फलकों को हम क्या कहते हैं? सम्मुख फलक कहते हैं। इसी प्रकार ये दाएं वाला और बाएं वाला जो होते हैं इसको हम सम्मुख फलक कहते हैं। आगे कहा गया है कि बाएं और दाएं वाले फलक को सम्मुख फलक कहते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि दाएं और बाएं वाले को सम्मुख फलक कहेंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आमने सामने, यानी आगे पीछे वाले को आपको कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सामने और पीछे फलक को हम सम्मुख फलक कहते हैं। जैसे ये वाला फलक हो गया ये सामने है, और इसके पीछे ये वाला फलक हो जाएगा, वो वाला फलक आप लोग देखिएगा ये वाला है कि तीसरा जोड़ा होता है, ये आपका हो गया है। अब देखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। इसको आप सांकेतिक भाषा में इस समय इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई और प्लस का चौड़ाई और गुणे ऊंचाई और प्लस का ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। यहाँ पर लंबाई क्या है? L, और चौड़ाई B है, और H जो है ऊंचाई है। तो कहा गया है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो ये बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। इसको हमने इस प्रकार से रख दिया, ये सांकेतिक रूप इसका है, ठीक है। अगले में कहा गया है घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 से गुणा कर दीजिए और कोई एक भुजा ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो वह घन के क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठ के बराबर होगा। अगले में आपको कहा गया है एक नज़र में क्षेत्रमिति। तो इसमें पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र उपरोक्त उल्लेखित है, यानी जो आपको मैंने इससे पूर्व थ्योरी पढ़ाई, थ्योरी इसके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग इसका अध्ययन कर ले जाते हैं तो आप लोगों को रिविजन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गई इकाई 12 जिसका नाम था क्षेत्रमिति मेंसुरेशन की थ्योरी पोर्शन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।